हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं ग्रेविटेशन, और इसमें हम शुरू करने वाले हैं केपलर्स लॉ से। तो क्या है केपलर्स लॉ, ये हम देखते हैं। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट जो लिखा है टेक्स्ट बुक के अंदर, वो लिखा है कि प्लानिटरी मोशन हैड बीन ऑब्जर्व्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो प्लानिटरी मोशन मतलब प्लानट जो मूव हो रहे हैं यूनिवर्स में या स्पेस में, हैड बीन ऑब्जर्व्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स। ये एस्ट्रोनॉमर्स जो थे वो ऑब्जर्व तो करते थे, लेकिन आज से नहीं, ये सदियों पहले से, मतलब एंशिएंट टाइम से, मतलब बहुत पहले से एस्ट्रोनॉमर्स क्या कर रहे हैं, प्लानिटरी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन सा प्लानट कैसा मूव करता है, कितना टाइम लगता है, वो सारी चीज़। फिर आगे क्या लिखा कि बिफोर गैलीलियो, लेकिन गैलीलियो के पहले, मतलब गैलीलियो ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया था। तो गैलीलियो के पहले जब टेलीस्कोप नहीं था, जब टेलीस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द प्लैनेट्स पोजीशन वेयर मेड विद नेकेड आइज। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन थे प्लैनेट के पोजीशंस के, कि प्लैनेट कैसा कैसा मूव करता है, वो नेकेड आइज से था। नेकेड आइज मतलब ओपन आइज, मतलब सिर्फ आइज के मदद से, सिर्फ आंखों के मदद से ही वो जो देख पाते थे इतनी दूर से, उसको देखकर वो प्लैनेट्स के पोजीशन को समझते थे। लेकिन जैसे ही गैलीलियो ने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया 16th सेंचुरी में, तो बाय द 16th सेंचुरी ए लॉट ऑफ डेटा वेयर अवेलेबल। तब क्या हो गया कि बहुत सारे ऐसे डेटा जो थे प्लानिटरी मोशन को लेके, कि प्लानट कैसा मूव करते हैं, वो फिर दुनिया के सामने मिलने लगा। तो बहुत सारे डेटा ऐसा अवेलेबल हो गए अबाउट प्लानिटरी पोजीशंस एंड मोशन। तो प्लानट का पोजीशन कैसा होता है, प्लानट का मोशन कैसा होता है, इनको लेके इतने सारे डेटा हो गए कि लॉट ऑफ डेटा हो गया, ऐसा आप बोल सकते हो। लेकिन ये कब हुआ, बाय द 16th सेंचुरी, मतलब गैलीलियो के बाद समझिए। मतलब गैलीलियो ने जब टेलीस्कोप ऑब्जर्व किया और लोगों ने दूर दूर के जो प्लैनेट्स थे उसको देखना शुरू किया, तो उन्होंने प्लैनेट्स के पोजीशन को समझना चालू किया, प्लैनेट्स के मोशन को समझना चालू किया। तो ये सब 16th सेंचुरी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ टेलीस्कोप ही हुआ है, ऐसा बोला जा सकता है। फिर आगे क्या लिखा था कि योहान्स केपलर स्टडीड दिस डेटा। तो योहान केपलर बोलिए या जोहेन्स बोलिए, योहान्स भी बोल सकते हैं आप। तो योहान केपलर ने ये सारे जो डेटा अवेलेबल थे उसको उन्होंने स्टडी किया, केपलर ने स्टडी किया, ऐसा समझिए कि जितने भी अवेलेबल डेटास थे रिगार्डिंग पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स एंड मोशन ऑफ प्लैनेट्स, उन सबको योहान केपलर ने क्या किया, स्टडी करना चालू किया, उसको समझना चालू किया कि प्लैनेट्स कैसा मूव होते हैं, प्लैनेट्स के पोजीशंस कैसे होते हैं। तो ही नोटिस, तो उनको क्या पता चला, किसको, केपलर को, कि ही नोटिस दैट द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स फॉलोज सर्टेन लॉज। तो उन्होंने ये नोटिस किया, ये समझा कि प्लैनेट का जो मोशन है अराउंड द सन, वो कुछ एक लॉ फॉलो करता है, कुछ एक नियम के हिसाब से चलता है, अपने आप कैसा भी नहीं होता है, कुछ तो नियम है। ही स्टेटेड 3 लॉज डिस्क्राइबिंग प्लानिटरी मोशन। तो उन्होंने ऐसे 3 लॉज जो थे दुनिया को दिए, जो प्लानिटरी मोशन को डिस्क्राइब करता है कि प्लानट किस तरह मूव करता है। और यही वो लॉज है जिनको बोला जाता है कि दीज आर नोन एज केपलर्स लॉ। तो केपलर्स के ऐसे 3 लॉ हैं जिसको केपलर्स लॉ बोला जाता है। केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, जो हम अभी देखने वाले हैं। तो विच आर गिवन बिलो। तो हम अभी पढ़ने वाले हैं केपलर्स के लॉ। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि प्लानिटरी मोशन जो था वो बहुत पहले से होता था, मतलब प्लानिटरी मोशन को ऑब्जर्व किया जाता था बहुत पहले से एस्ट्रोनॉमर्स। लेकिन गैलीलियो के पहले ये जो भी ऑब्जर्वेशन होते थे वो नेकेड आइज से होते थे। लेकिन गैलीलियो के बाद इन्वेंशन, टेलीस्कोप के इन्वेंशन होने के बाद 16th सेंचुरी में बहुत सारे डेटा जो थे वो प्लानिटरी पोजीशन को लेके और प्लानिटरी मोशन को लेके अवेलेबल थे, जिसको योहान केपलर ने स्टडी किया और उन्होंने नोटिस किया मोशन ऑफ प्लैनेट्स को। और उन्होंने बोला कि ये मोशन जो है प्लैनेट्स का, ये कुछ लॉ फॉलो करता है। और उन्होंने वही लॉ जो है दुनिया को दिया डिस्क्राइबिंग प्लैनेटरी मोशन, और उनके लॉज को बोला जाता है केपलर्स लॉ। और जो हम देखने वाले 1 by 1, जैसे, हाँ चलिए फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं केपलर्स का। उसके पहले आप ये देखिए, ये सब ये देखिए, ये एक स्ट्रिंग है, एक धागा है जिसको यहाँ पे फिक्स किया जा रहा है। और ये धागा इलास्टिक नहीं है, मतलब इसको खींचने से लंबा होगा ऐसा नहीं, एकदम फिक्स है। उसके बाद यहाँ पे जो डायग्राम बन रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए, इसको यहाँ पे फिक्स किया गया है। और फिर देखिए किस तरह इसको स्ट्रेच किया, ये आगे नहीं जाएगा, ये इलास्टिक नहीं है। और एक ऐसा इस टाइप का एक सर्कल बना है। तो ये क्या सर्कल लग रहा है आपको, तो ये सर्कल नहीं, ये जो फॉर्म आप देख रहे हो ये इसको बोला जाता है एलिप्स। अभी डिस्टेंस देखिए, सब जगह का डिस्टेंस सेम ही मिलेगा आपको, ये आप समझिए। और उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब तो आप देख रहे हैं कि देखिए ये स्ट्रिंग है, मतलब ये एक धागा है। तो ये डिस्टेंस L1 और ये डिस्टेंस तो दोनों सेम ही रहेगा। अगर चाहे डिफरेंट पोजीशन पे लोगे तो वो डिस्टेंस सेम रहेगा, क्योंकि वही स्ट्रिंग है। वही चीज़ को आपको समझना है, ये फिगर को आप समझना है। जहाँ पे 2 चीज़ आप देख रहे हो, यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे इसको बोलते हैं फोकस। 2 फोकस होता है, इसको एलिप्स बोला जाता है। ये सर्कल नहीं है स्टूडेंट्स, इसका सर्कल मतलब ये अगर सेंटर है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम नहीं रहेंगे।
ये आप समझिए, आप हायर क्लासेस में ये भी पढ़ने वाले हो ये डिस्टेंस को लेके। तो ये दोनों डिस्टेंस सेम नहीं है, इनफैक्ट ये सारे डिस्टेंस डिफरेंट है, ये सब अलग अलग डिस्टेंस है, ये एक भी डिस्टेंस यहाँ पे सेम नहीं है। तो इसके लिए ये सर्कल नहीं है। तो अगर सर्कल नहीं है तो ये जो फिगर आप देख रहे हो इसको एलिप्स बोला जाता है। और इसके दो फोकस होते हैं, एक यहाँ पे जिसको फोकाई बोला जाता है या फोसाई बोला जाता है। तो फोकस 1 और फोकस 2। अब आपको समझना क्या है कि अगर कोई पॉइंट आप यहाँ पे रख रहे हो तो ये डिस्टेंस देखिए तो ये स्ट्रिंग आएगा, और ये डिस्टेंस देखिए तो ये स्ट्रिंग आएगा, तो वही स्ट्रिंग रहेगा, दोनों डिस्टेंस सेम रहेगा जो हम आगे देखने वाले। जिससे यहाँ पे देखते हैं कि डू यू नो में कि एन एलिप्स क्या होता है। देखिए अब यही एलिप्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो वो बता रहे कि एलिप्स होता क्या है। तो एन एलिप्स इज द कर्व ऑब्टेन्ड व्हेन ए कोन इज कट बाय एन इंक्लाइंड प्लेन। तो ये कोन है, आपको पता है जो हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है। अगर इसको सीधा काटेंगे तो आपको सर्कल मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको इंक्लाइन करके काटेंगे, थोड़ा सा तिरछा करके काटेंगे, क्रॉस करके, जैसे यहाँ पे सीधा काटा है तो सर्कल मिलेगा, लेकिन अगर क्रॉस करके काटेंगे तो जो शेप मिलेगा वो इस तरह रहेगा, और जिसको आप एलिप्स बोलोगे। तो इसको इंक्लाइन प्लेन से बोलेंगे। ये इंक्लाइन प्लेन है और ये सीधा प्लेन है, तो ऐसा सीधे प्लेन से नहीं करेंगे। तो क्या लिखा है कि एन एलिप्स इज द कर्व्ड ऑब्टेन्ड व्हेन ए कोन इज कट बाय एन इंक्लाइंड प्लेन। तो एलिप्स वही एक कर्व रहेगा जब उस कोन को, ये कोन है आपको पता है, इंक्लाइंड प्लेन से आप काटोगे तभी। इट हैज़ 2 फोकल पॉइंट्स। तो आप देखे थे पहले भी कि इसके 2 फोकल पॉइंट्स होंगे। द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द 2 फोकल पॉइंट फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द कर्व इज कॉन्स्टेंट। ये आप समझिए कि द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द 2 फोकल पॉइंट्स, जैसे ये एक फोकल पॉइंट है और ये एक फोकल पॉइंट है, तो सम ऑफ द डिस्टेंस, सम मतलब प्लस करने का है, जैसे यहाँ पे लिखा है प्लस डिस्टेंस ऑफ द 2, देखिए द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द 2 फोकल पॉइंट्स फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द कर्व इज कॉन्स्टेंट। जैसे ये कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट लीजिए, जैसे ये है, इसमें पहला फोकल लेंथ पे चलिए, जैसे BF1 और BF2 या AF1 या AF2, मतलब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस अगर आप प्लस करोगे तो जो डिस्टेंस आपको मिलेगा वही डिस्टेंस ये दोनों को प्लस करने पे मिलने वाला है, वही डिस्टेंस आपको ये दोनों पे प्लस करके मिलने वाला है। तो वही लिखा है 2 फोकल पॉइंट है, तो वही लिखा है द सम ऑफ द देखिए यहाँ पे द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द 2 फोकल पॉइंट्स फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द कर्व। एवरी पॉइंट ऑन द कर्व पे कहीं पे भी आप पॉइंट ले, कहीं पे भी, फिर इसको ज्वाइन करिए, पहले फोकल पॉइंट को, फिर सेकंड वाले फोकस पे आप ज्वाइन करिए, दोनों का डिस्टेंस आप प्लस करिए, आपको जो मिलेगा वही डिस्टेंस ये भी है, वही डिस्टेंस ये भी है, वही डिस्टेंस ये भी है। वही लिखा है यहाँ पे। फिर आगे देखिए क्या लिखा है कि F1 एंड F2 आर 2 फोकल पॉइंट्स। तो F1 एक फोकल पॉइंट से और F2 दूसरा फोकल पॉइंट से ऑफ द एलिप्स शोन इन द फिगर। ये आप एलिप्स के बारे में समझ रहे हो, थोड़ा सा समझ रहे हो, इसके ऊपर तो पूरा एक पूरा ब्रांच ही है मैथ्स का जो आप 11th और 12th में पढ़ने वाले हो। फिर आगे क्या लिखा है कि इफ़ A, B एंड C आर 3 पॉइंट्स ऑन द एलिप्स। अब अगर ऐसा समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा है कि अगर इस एलिप्स के ऊपर 3 पॉइंट है, जो एक A है, जहाँ पे एक B है और एक C है, तो उन्होंने क्या बोला कि AF1, तो AF1 जो डिस्टेंस है ये प्लस AF2 जो डिस्टेंस है ये, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस प्लस करने पे जो भी आपको वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू आपको इक्वल मिलेगा किसके, BF1 प्लस BF2, BFN प्लस BF2, और वही आपको वैल्यू सेम मिलेगा CF1 प्लस CF2। तो मतलब ये दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये आपने पढ़ा एलिप्स के बारे में। और क्यों आपने एलिप्स के बारे में पढ़ा है ये आपको समझना है, क्योंकि केपलर ने इसी कुछ बताया। तो आगे क्या लिखा देखिए, केपलर्स फर्स्ट लॉ। अब हम चलने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं केपलर के फर्स्ट लॉ को देखने कि केपलर ने फर्स्ट लॉ में क्या बताया कि द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोसाई या फोकाई बोली। तो द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट के जो ऑर्बिट है वो सर्कल जैसा नहीं है, जो अभी तक हमने लोअर स्टैंडर्ड में समझा रहेगा, क्योंकि जैसे से आप आगे चलोगे वैसे आपको समझाया जाएगा। तो प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है, प्लैनेट जैसे ये सन है और ये प्लैनेट है, तो प्लैनेट जो घूम रहा है वो एक सर्कल जैसा नहीं घूम रहा है। सर्कल आपको पता है कि सब डिस्टेंस सेम रहेगा, पर यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आप देखिए, तो जितने प्लैनेट्स के जो ऑर्बिट्स हैं वो सर्कल ना होके एक एलिप्स होते हैं, और उसमें सन जो होता है वो किसी एक फोकस पॉइंट पे होता है या फोकल पॉइंट पे, चाहे इस तरफ समझिए चाहे इस तरफ समझिए। ये किसने बताया, ये केपलर ने बताया, और ये लॉ को केपलर्स का फर्स्ट लॉ बोला जाता है। तो केपलर का फर्स्ट लॉ क्या है कि द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज़ एन एलिप्स, मतलब प्लैनेट का जो ऑर्बिट है वो एक एलिप्स है, और विद द सन एट वन ऑफ द फोसाई, और सन जो है वो दोनों फोकस में से किसी एक फोकस की जगह पे सिचुएटेड रहता है, फिक्स रहता है। जो फिगर 1.4 ये है वो बताया जा रहा है, ये क्या बता रहा है, सॉरी ऐसा दिखा है कि फिगर 1.4 शोज़ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये फिगर आपको बता रहा है ये ऑर्बिट जो एक एलिप्टिकल है ऑफ ए प्लैनेट। यहाँ पे एक प्लैनेट है
रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जो इस सन के आजू बाजू घूम रहा है। तो देखिए कुछ ऐसा टाइम आता है कि सन के वो करीब में होता है, और कुछ ऐसा टाइम होता है जो सन के बहुत दूर में होता है, जिसको आप सीजन से समझ सकते हो, विंटर सीजन और समर सीजन। सॉरी, ये विंटर सीजन और ये समर सीजन। सन के करीब रहेगा तो ज़्यादा गर्म होगा, सन के दूर रहेगा तो थोड़ा सा ठंडा रहेगा, ऐसा आप समझ सकते हो। तो फिगर 1.4 shows the elliptical orbit of a planet revolving around the sun. The position of the sun is indicated by S. तो S जो है वो सन का पोजीशन बता रहा है, और ये जो प्लानट है वो एक ए जो है वो प्लानट का पोजीशन है। वैसे ये सारे पोजीशन हम देखने वाले हैं। तो ये यहाँ पे आपको इतना समझना था फर्स्ट लॉ में कि जो प्लानट के जो ऑर्बिट होते हैं वो एलिप्स या एलिप्टिकल होते हैं, जिसमें से सन का जो पोजीशन होता है वो ऐसा सेंटर में नहीं होता है, किसी एक फोकस पे होता है, दोनों में से किसी एक फोकस पे होता है। और ये यहाँ पे वो फिगर में बताया जा रहा है। ये है केपलर का फर्स्ट लॉ। केपलर के फर्स्ट लॉ में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। चलते केपलर का सेकेंड लॉ देखते हैं। तो केपलर्स सेकेंड लॉ क्या है? तो चलिए इस केपलर्स के सेकेंड लॉ को अच्छे से समझिए कि द लाइन जॉइनिंग द प्लानट एंड द सन, जैसे ये देखिए ये एक लाइन है जो प्लानट को और सन को ज्वाइन कर रहा है। तो द लाइन जॉइनिंग द प्लानट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखिए सपोज यहाँ पे ये जो लाइन है और ये स्वीप कर रहा है। स्वीप मतलब मालूम है, ये लाइन यहाँ से, जैसे अगर ये प्लानट यहाँ से रिवॉल्व होकर यहाँ तक पहुँच रहा है, तो ये जो लाइन है वो भी लाइन इसके साथ साथ चलते 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 यहाँ तक पहुँच गया। तो उसने जो आप ब्लू कलर का जो शेडेड पोर्शन देख रहे हो, इतने एरिया को स्वीप किया, मतलब सपोज करिए कि कवर किया। और क्या लिखा है कि द लाइन जॉइनिंग द प्लानट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये दो चीज़ आपको समझना है, इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इसका मतलब समझिए ऐसा कि पहले सपोज करिए कि प्लानट ए पोजीशन पे है। जैसा ऐसा समझिए कि अगर सपोज करिए कि प्लानट यहाँ पे है और आपने क्या किया, 10 मिनट वेट किया, तो वो प्लानट यहाँ से यहाँ पहुँच गया बी पोजीशन पे। ए से शुरू हुआ और वो बी पोजीशन पे पहुँचा, तो ये जो लाइन है उसने इतने एरिया को स्वीप किया। फिर आप कुछ देर तक रुके रहे और ये प्लानट बी से धीरे धीरे चलते चलते यहाँ पे पहुँच गया, और फिर आपने 10 मिनट का टाइम शुरू किया और वो प्लानट अब वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा 10 मिनट्स में। स्टूडेंट्स, पहले भी 10 मिनट में आपने देखा तो वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, और अभी वो 10 मिनट में सिर्फ यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है, और अभी वो सन से काफ़ी दूर भी है। पहले देखिए सन से नज़दीक भी था, तो उसने इतना एरिया कवर किया 10 मिनट में। यहाँ पे भी 10 मिनट्स था, यहाँ पे भी 10 मिनट्स था। फिर कुछ देर के बाद जब प्लानट सी पोजीशन से आके ई पोजीशन पे आ गया और फिर आपने 10 मिनट वेट किया, तो वो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, और जिसकी वजह से ये जो ई एस था उसने जो स्वीप किया एरिया वो ये ब्लू कलर का दिख रहा है। ये फर्स्ट पोजीशन हो गया, ये समझिए सेकंड पोजीशन हो गया, और ये फर्स्ट एरिया हो गया, ये सेकंड एरिया हो गया, ये थर्ड एरिया हो गया, ऐसा समझिए। तो अब अगर आपको लग रहा है कि ये एरिया डिफरेंट रहेगा, तो आप ऐसा समझिए कि तीनों एरिया इक्वल है। मतलब अगर आपने 10 मिनट यहाँ पे भी वेट किया है, 10 मिनट आपने अगर यहाँ पे भी वेट किया है, और 10 मिनट अगर आपने यहाँ पे वेट किया है, तो प्लैनेट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके बीच में जो एरिया स्वीप कर रहा है वो तीनों एरिया क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एरिया इक्वल तभी होगा जब आपका टाइम इक्वल रहेगा। आपने यहाँ पे 10 मिनट्स का ऑब्जर्वेशन किया, यहाँ पे टाइम चेंज कर दिया, यहाँ पे टाइम चेंज करते तो सबका एरिया भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे करेगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, ए बी एंड सी डी आर डिस्टेंसेस। तो एक ए बी डिस्टेंस है और एक सी डी डिस्टेंस है और एक ई एफ बी डिस्टेंस है, ऐसा समझिए, दो के बारे में बता रहे हैं। तो ए बी एंड सी डी आर डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द प्लैनेट इन इक्वल टाइम। अगर आपने 10 मिनट लगाया है तो ए बी एक डिस्टेंस होगा, एक सी डी एक डिस्टेंस है। आपने 10 मिनट जब आपने टाइम नोटिस किया था तो ये डिस्टेंस आपको बड़ा दिख रहा है, ये डिस्टेंस छोटा दिख रहा है। ये है एक्चुअल में, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, लेकिन टाइम दोनों का क्या है, सेम है। तो ए बी एंड सी डी आर डिस्टेंसेस कवर्ड बाय प्लैनेट इन इक्वल टाइम, दैट इज़ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जब आपने देखा तो आपको पता चला कि ये एक डिस्टेंस मिला आपको और ये एक डिस्टेंस मिला। स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड सी, जहाँ पे प्लैनेट पहली बार ए से स्टार्ट हुआ था यहाँ पे ये वाले केस में, और ये वाले केस में वो सी से शुरू किया था, सी पोजीशन से स्टार्ट किया था, आर शोन बाय बी एंड डी। तो ए बी को रीच किया और सी जो है वो डी को रीच किया। तो ए जो प्लैनेट था वो बी तक पहुँचा, डिस्टेंस कवर किया, ये एरिया कवर किया, और सी जो था वो डी तक पहुँचा, उसने ये डिस्टेंस कवर किया और ये एरिया स्वीप किया रिस्पेक्टिवली। मतलब पहला ए डी बी और सी डी के साथ। फिर आपने देखिए क्या लिखा है कि द स्ट्रेट लाइन ए एस एंड
सी एस और सी एस, तो ए एस और सी एस जो स्ट्रेट लाइन है, तो ये ऐसे से लाइन धीरे धीरे होते होते ये जो एरिया इन्होंने कवर किया वही सी एस भी क्या करेगा, ये पूरा का पूरा एरिया सेम कवर करेगा। तो यहाँ पे लिखा था स्ट्रेट लाइन ए एस एंड सी एस स्वीप इक्वल एरिया, ये इक्वल एरिया कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आपको टाइम ज़रूर याद रखना है कि टाइम अगर आपने तीनों पोजीशन को सेम दिया है तभी आपको तीनों एरिया क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ये बताया किसने, केपलर ने, और वही इसका आपका केपलर्स का सेकेंड लॉ है। दैट इज़ यहाँ पे क्या लिखा कि एरिया ए एस बी ये जो एरिया आप देख रहे हो ये एरिया, और सी एस डी और आप सी एस डी ये जो एरिया देख रहे हो ये एरिया, इनफैक्ट ये भी एरिया, इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि आपको एक क्वेश्चन पूछा है इसको लेके। तो ये जो तीनों एरिया आप देख रहे हो ये तीनों को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नोटिस किया गया और आपको मिलेगा कि तीनों एरिया क्या मिलता है, सेम मिलता है। और यही आप केपलर्स का सेकेंड लॉ है। तो केपलर का फर्स्ट लॉ कुछ नहीं था, सिर्फ एलिप्टिकल ऑर्बिट था। सेकेंड लॉ में उसने बोला है कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये उसका मेन स्टेटमेंट है और यहाँ पे उन्होंने बताया। चलिए आगे जो एक क्वेश्चन है वो क्या पूछा है देखिए कि चलिए थर्ड पहले लॉ पढ़ेंगे उसके बाद देखते हैं। वीडियो के लास्ट में ये ईएफ के बारे में पूछा है तो हम लास्ट में देखने वाले हैं। चलिए केपलर्स का जो थर्ड लॉ है वो देख लेते हैं कि क्या लिखा थर्ड लॉ कि द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये आपका थर्ड लॉ है केपलर का, ये आपको समझना है। एक बार और देखिए, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, मतलब ये जो प्लैनेट है ये जो रेवोल्यूशन करता है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक जब वो रिवॉल्व होके आता है तो जो भी टाइम लेता है उस टाइम का स्क्वायर समझिए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ये ए नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और किससे होता है देखिए, टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, देखिए ये डिस्टेंस है। अब मीन का क्या मतलब है, मतलब एवरेज, आपको पता है मीन का मतलब। जैसे ये एक डिस्टेंस है जो प्लैनेट का सन से है और ये भी एक डिस्टेंस है और ये भी एक डिस्टेंस है, लेकिन आपको लगता है कि तीनों डिस्टेंस सेम है, तो तीनों डिस्टेंस डिफरेंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों डिस्टेंस का मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा, तीनों डिस्टेंस का एवरेज फाइंड आउट करना पड़ेगा, उस एवरेज डिस्टेंस को आपको क्यूब करना पड़ेगा। तो वो उसका रिलेशन और टाइम के स्क्वायर का रिलेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन के जैसा होता है। ये किसने बताया, केपलर ने बताया। तो ये जो इक्वेशन मिला है केपलर को, ये इसी तरह देख कर नहीं मिल गया स्टूडेंट्स कि आप उन्होंने टेलीस्कोप से या उन्होंने डेटा को कलेक्ट किया, नहीं टेलीस्कोप से नहीं देखा, उन्होंने ऑलरेडी जो डेटा कलेक्टेड था उसको ऑब्जर्व किया, उसमें कैलकुलेशन किया और वो ये रिजल्ट पे पहुँचे। तो आप ऐसा मत समझिए कि डायरेक्टली उनको ये चीज़ मिल गया है। अब ये चीज़ डिराइव हुआ, ये चीज़ कहीं से और भी चीज़ों को मिलाकर सॉल्व करके तब वो ये फाइनल ये जो लॉ है उसके ऊपर पहुँचे, ये थर्ड लॉ पे। तो थर्ड लॉ का यही मीनिंग है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्टेंस का क्यूब, या इसे समझिए द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। इसका थोड़ा सा एग्जांपल बताऊंगा कि बाद में ये चीज़ क्या है कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट को उन्होंने के लिया है और ये सबसे क्या फ़ायदा होता है आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 10, इसलिए ये स्टेटमेंट को समझने के बाद इसके लिए अगर आप ऐसे समझो कि 10 इफ़ आर इज़ द एवरेज डिस्टेंस, तो आर को अगर आप मानते हो कि वो एवरेज डिस्टेंस है, मतलब मीन डिस्टेंस है, तो if r is the average distance of the planet from the sun and t is its period of revolution, अगर इस प्लैनेट को अगर यहाँ से लेके यहाँ तक घूमकर आने में t टाइम लगता है और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ पे r है, यहाँ पे भी r है, यहाँ पे भी r है और डिफरेंट डिस्टेंस है, इसके लिए तीनों का मीन जो है वो r है। ऐसा समझिए r1 है, या r2 है, या r3 है, और तीनों को मिला के 3 से डिवाइड करने पे जो मीन मिलेगा वो डिस्टेंस, जिसको मीन डिस्टेंस बोलिए या आप एवरेज डिस्टेंस बोलिए। तो अगर आपके पास डिस्टेंस जो मीन डिस्टेंस है वो r है और टाइम जो लग रहा है वो t है, तो इन्होंने क्या बोला कि स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, तो t का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। तो क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस मतलब r का क्यूब। तो ये जो है ये लॉ दिया है केपलर ने, जिसको आप बोलोगे केपलर्स थर्ड लॉ। एक बार वापस देखते हैं और ये चीज़ मैं आपको थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ। यहाँ पे क्या लिखा कि द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, तो यहाँ से यहाँ तक घूमने में जो टाइम जाता है अगर वो t है तो उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट। ये डिस्टेंस देखिए, जिससे अगर यहाँ पे आपने टाइम नोटिस कर लिया तो टाइम का स्क्वायर यहाँ पे लिखोगे, स्क्वायर लिखने का स्टूडेंट्स,
और ये डिस्टेंस अगर 3 डिस्टेंस आप लेते हो पोजीशन पे, 3 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन में 3 डिस्टेंस अगर आप देखते हो, तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस डिवाइड बाय आपको 3 करना पड़ेगा, तो वो डिस्टेंस का क्यूब करेंगे, तो ये दोनों का रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। और इसीलिए यहाँ पे बोला कि अगर आर हम एवरेज डिस्टेंस समझेंगे प्लैनेट का सन से, और टी हम उसके पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन को समझेंगे, तो ये आपको मिलेगा कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और फिर टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा हमेशा, और उसको हमने के लिया है। ये क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताता हूँ, जो हमने लोअर स्टैंडर्ड में देखा है। फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि नंबर ऑफ पेन एक्स है और प्राइस ऑफ पेन वाई है। सपोज अगर 5 पेन है और उसका प्राइस 10 रुपीज़ है, तो आपको मालूम है कि 50 पेन का प्राइस कितना रहेगा, 100 रहेगा, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 5 को 10 से डिवाइड करते हो या 50 को 100 से डिवाइड करते हो, तो आपको क्या मिलता है, 5 1 5, 5 2 10, आपको हाफ मिला, 50 1 50, 50 2 100, आपको हाफ मिला। तो क्या ये हाफ दोनों जगह सेम मिला, तो दोनों जगह सेम मिला, इसी को आप कांस्टेंट बोलोगे। जैसे यहाँ पे भी वही चीज़ होने वाला है, इन दोनों को डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा, तो वो वैल्यू के है। अब इससे फ़ायदा क्या हो सकता है, अब जैसे अब इन दोनों में से अगर आपको प्राइस नंबर ऑफ पेन मालूम है और प्राइस नहीं मालूम है, तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। प्राइस मालूम है और पेन नहीं मालूम है, तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी वही होगा कि अगर आपको मीन डिस्टेंस मालूम है और कॉन्स्टेंट आपको पता ही है, तो आप उसका टाइम बता सकते हो, अदर प्लैनेट्स के भी देखेंगे, और उसका उल्टा भी करिए, अगर टाइम पता है तो आप मीन डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे अगर हमको 500 पेन लेना है, तो उसका कितना प्राइस रहेगा, तो आपको ये देख के तो पता चल जाएगा, लेकिन इसके फॉर्म में कैसा करेंगे, मतलब ये प्रोपोर्शनल के रूल में कैसा करेंगे। तो जब भी ऐसा दिया रहता है तो हम इसको बोलते हैं कि अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये 5 से 10 हुआ, तो इसका प्राइस भी 10 से 100 हुआ, तो इसके दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। इसके इंक्रीज़ होने से अगर ये भी इंक्रीज़ होता है तो वो डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसके इंक्रीज़ होने से ये डिक्रीज़ होता है तो वो क्या होता है, इन्वर्स होता है, जो हमको यहाँ पे नहीं देखना है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ऐसा बोला जाएगा। और देयरफॉर ये जो प्रोपोर्शनलिटी का जो सिंबल, इसको हटाने के लिए जब हम इसको इक्वल में चेंज करेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा x विच इज़ इक्वल टू के वाई, वहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आएगा, और वही कॉन्स्टेंट यहाँ पे आपको मिला, देखिए हाफ। और इसलिए y को जब यहाँ पे लाएंगे तो हम बोलेंगे कि x को और अगर y से डिवाइड करेंगे तो एक सेम वैल्यू मिलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, k। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो x और y को डिवाइड किया तो हाफ मिला, x और y को डिवाइड किया तो हाफ मिला। अब इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखिए, अब आपके पास k कितना है, हाफ है, चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे हाफ समझ के रखिए आप, ये चलिए यहाँ पे k हाफ लिख देते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि अब हमको क्या करना है, ये चीज़ फाइंड आउट करना है। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप ये ओरली कर सकते हो, लेकिन अगर हार्ड कैलकुलेशन रहेगा तब आप कैसा करोगे, तो आप इससे कर सकते हो कि x अपॉन वाई इक्वल्स टू k लिखा है। तो इस केस में x आपके पास है कितना, 500, तो आप इसके प्लेस पे लिख दीजिए 500, डिवाइड बाय y है, y आपके पास नहीं है तो y लिख दीजिए। तो कांस्टेंट अब आपके पास है, तो कांस्टेंट होने से आपको फ़ायदा क्या हो रहा है, वो कांस्टेंट अगर आप यहाँ पे लिख देते हो 1/2, तो आपको y मिल जाएगा। आप क्रॉस करिए तो 500 2 5 10 1000, और y 1 जा y, तो y का वैल्यू देखिए कितना मिला, 1000। तो आपको पता है कि 500 पेन का जो प्राइस रहेगा वो 1000 रहेगा। उसी तरह अगर आपको प्लैनेट में अर्थ का और सन का मीन डिस्टेंस फाइंड आउट है, और देखिए अर्थ का और सन का, अर्थ के बीच में, अर्थ और सन के बीच के मीन डिस्टेंस अगर आपको पता है और रेवोल्यूशन का टाइम पता है, तो आप के फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आपको दोनों चीज़ पता है तो आपने के फाइंड आउट किया हाफ, दोनों को डिवाइड करके, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 50 1 जा 50, 50 2 जा 100, किसी एक को भी करेंगे तो भी चलेगा, तो आपको के मिल गया। उसी तरह अगर अर्थ का डिस्टेंस, अर्थ और सन के मीन डिस्टेंस आपको पता है, उसका आपने क्यूब किया, और टाइम पता है आपने उसका स्क्वायर किया, और दोनों को अगर आपने डिवाइड किया तो जो वैल्यू मिलेगा वो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। इसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, इसके बेस पे आप चाहो तो जो अदर प्लैनेट्स होते हैं, उनका फाइंड आउट कर सकते हो। फिर से आपको बता रहा हूँ, जैसे अर्थ का जो मेन डिस्टेंस है डिफरेंट पोजीशन से, वो आपने निकाल लिया, और अर्थ कितना रेवोल्यूशन में टाइम लेता है वो आपने निकाल लिया, और उसका आपने स्क्वायर किया और उसका क्यूब किया और दोनों को कैंसिल किया, तो आपको एक वैल्यू मिलेगा जो सेम रहेगा। उसके बेस पे अगर आपको मार्स का रेवोल्यूशन टाइम पता चल जाता है, तो आप मार्स का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो, मीन रेडियस। आप अगर जुपिटर का रेवोल्यूशन टाइम आपने पता लगा लिया, तो आप उसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको डिस्टेंस पता चल गया तो आप उसका टाइम फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ हो सकते हैं। तो केप्लर्स का थर्ड लॉ जो है वो बेसिकली यही है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि केप्लर ऑब्टेन दीज लॉज सिंपली फ्रॉम द स्टडी ऑफ द पोजिशंस ऑफ द प्लैनेट्स ऑब्टेन बाय रेगुलर ऑब्जर्वेशंस।
तो जो भी रेगुलर ऑब्जर्वेशन था, जो भी उनका ऑब्जर्वेशन था, उसको देखकर उन्होंने ये लॉ जो था उन्होंने डिराइव किया था, ये लॉ दुनिया को उन्होंने बताया था। तो केपलर ऑब्टेन्ड दीज लॉज सिंपली फ्रॉम द स्टडी ऑफ द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स ऑब्टेन्ड बाय रेगुलर ऑब्जर्वेशंस। ही हैड नो एक्सप्लेनेशन टू व्हाई प्लैनेट्स ओबे दीज लॉज। मतलब केपलर ने जो भी लॉ दिया, फर्स्ट लॉ दिया कि वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट घूमता है, क्यों घूमता है उसका एक्सप्लेनेशन वो उनको नहीं पता था। उसके बाद इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है, वो भी उन्होंने बताया सेकेंड लॉ में, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी उनको नहीं मालूम है। और इन्होंने डिराइव करके ये बता दिया कि स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। ये भी उन्होंने डिराइव किया, लेकिन ही हैड नो एक्सप्लेनेशन टू वाई प्लैनेट्स ओबे दिस लॉस। ये क्यों ऐसा करते हैं ये उनको नहीं मालूम था कि ऐसा क्यों वो लोग करते हैं। आगे क्या लिखा देखिए, वी विल सी बिलो हाउ दीज लॉज हेल्प न्यूटन इन द फॉर्मुलेशन ऑफ हिज थियरी ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने केपलर्स का जो ये है रूल, ये सबको देखकर उन्होंने जो फॉर्मूला प्रेजेंट किया था वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले देखिए, ये जो मैंने आपको बोला था कि क्लास में क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। तो क्या लिखा है इन फिगर, इन द इफ द एरिया ऑफ ESF, ये जो एरिया आप देख रहे हो इन फिगर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ASB। हमको पता है कि ये तीनों एरिया इक्वल है, तो उन्होंने दो एरिया के बारे में पहले समझाया था, तीसरा रखा था हमसे क्वेश्चन पूछने के लिए। तो इफ द एरिया ESF, अगर ये जो एरिया है अगर वो इसके इक्वल में है, तो व्हाट विल यू इन्फर अबाउट EF। तो आप EF के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या क्या आपको समझ में आएगा कि अगर ये पूरा एरिया इस बड़े एरिया के बराबर है। देखिए बड़ा दिखने में है, एक्चुअल में दोनों एरिया इक्वल है, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको समझ में आ ही रहा है डायरेक्टली देखकर कि इसमें तो छोटे बड़े हो जाएंगे एरिया। ऑल्दो देखिए ये डिस्टेंस आपको क्या लगता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो बिल्कुल नहीं। ऑल्दो ये एरिया और ये एरिया सेम है, तो आपको यही क्वेश्चन पूछा है कि आप बताइए कि EF और AB के बारे में आप क्या बोल सकते हो, या ऐसा बोलिए सिर्फ AB नहीं, आप सबके बारे में बोलेंगे, आपको EF के बारे में बताना है। तो हम यहाँ पे देखिए क्या क्या इन्फरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस EF जो रहेगा, ये जो डिस्टेंस रहेगा इज़ लेसर देन AB। ये एक चीज़ हम बता सकते हैं कि ये डिस्टेंस से कम रहेगा। ये एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो, आप देख रहे हो कि फिगर से समझ में आ रहा है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस डिफरेंट है। एक चीज़ आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा क्या लिखा है, द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू मूव फ्रॉम E टू F। E से लेके F तक का जो टाइम रहेगा और A से लेके B तक का जो टाइम रहेगा वो तो सेम है, क्योंकि हमने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देखा है। तो देखिए ऑल्दो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है और ये कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन ये भी अगर 10 मिनट में इतना कवर किया है तो इसने भी 10 मिनट में कवर किया है, तो ऐसी कुछ तो बात होगी। 10 मिनट में अगर ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है और 10 ही मिनट में ये कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये थोड़े स्पीड से गया होगा और ये थोड़े कम स्पीड से गया होगा। मतलब यहाँ पे आप इन्फर कर सकते हो कि दोनों की स्पीड में डिफरेंस होगा। मतलब जब प्लैनेट सन के क्लोज में रहता है तो उसका वेलोसिटी जो रहेगा, वो स्पीड जो रहेगा वो तेज़ रहेगा, जैसा ऑलरेडी हमने इस लेसन में शुरुआत में देखा है कि जब वो क्लोज में रहेगा तो वेलोसिटी क्या रहेगा उसका ज़्यादा रहेगा, लेकिन वो जब फार रहेगा तो उसका वेलोसिटी कम रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में ये कम है और ये ज़्यादा है, लेकिन टाइम सेम है, तो आप ये चीज़ बता सकते हो। यहाँ पे वही लिखा है कि द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट्स टू मूव फ्रॉम E टू F इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू मूव फ्रॉम A टू B। दोनों जगह पे टाइम तो सेम लगा है। इससे आप ये समझ सकते हो कि स्पीड विल बी लेसर एट EF। तो EF में जो उसका स्पीड रहेगा, वेलोसिटी जो रहेगा वो कम रहेगा एंड ग्रेटर एट AB, और AB में जो वेलोसिटी रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। दूसरा क्या लिखा है, लास्ट एक चीज़ और समझ सकते हो कि इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, मतलब अगर ऑर्बिट एलिप्टिकल है तो इसका मतलब है कि प्लैनेट का जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। मतलब जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से वो यहाँ पे चल रहा है, हर जगह पे उतने वेलोसिटी से नहीं चलेगा। मतलब यहाँ पे रेवोल्यूशन में स्पीड जो है वो बार बार चेंज होता रहेगा। ये चीज़ हमने ये क्वेश्चन में देखा। तो चलिए इस वीडियो में हमको केपलर्स के बारे में ही समझना था। इसके बाद वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं आगे न्यूटन्स के बारे में, किस तरह न्यूटन ने केपलर के रूल से नया रूल बताया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।